सो हेलो गाइस, तो ये हमारे करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में महास्वप्निकुडु नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पी विक्रम ने। तो बुक का नाम है महास्वप्निकुडु और इस बुक में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताया गया है। किसने लिखा? पत्रकार पी विक्रम ने। और इसका अनावरण किया सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रहे वी गोपाल गौड़ ने। महास्वप्निकुडु का अर्थ अगर जानना चाहो तो इसका मतलब होता है एक महान दूरदर्शी। फिर आपसे पूछ रहे अभी सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश में पहले सिख मंत्री बने? तो आंसर होगा पाकिस्तान। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्या नाम है? मरियम नवाज उनका नाम है, ये याद रखना। चलो अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोटा सा है, ये सबको आता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी पूछते हैं। चलो, पाकिस्तान के अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं, क्या नाम है उनके? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर पूछ रहे हैं अभी किसे फरवरी 2024 महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल को। तो यहाँ पे हम फरवरी महीने की बात कर रहे हैं, आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है यशस्वी जायसवाल को। ये तो भारत के हैं, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फरवरी महीने के लिए ही वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो आंसर होगा एनाबेल सदरलैंड को। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, तो दोनों का नाम याद रखना, यशस्वी जायसवाल और एनाबेल सदरलैंड, फरवरी के लिए। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि गौरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक त्वांग नाम से जिला है, वहीं पे ये गौरसम कोरा उत्सव मनाया गया था। ये त्योहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इतना सा याद रखना। फिर पूछ रहे अभी मध्य प्रदेश का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सत्येंद्र कुमार सिंह को। तो अभी जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। शपथ किसने दिलाई होगी? जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं गंगूबाई छगनबाई पटेल ने। याद रखना, ये जो लोकायुक्त होता है ये शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल है, जो सरकारी अधिकारियों और सांसदों के खिलाफ शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की शक्ति रखता है। और ये पॉइंट भी आपको बता दूं कि लोकायुक्त बिल पारित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। ऑप्शन पे चलते हैं तो अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने थे। देखो, लोकपाल और लोकायुक्त में कंफ्यूज मत होना, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है, ऐसे याद रखो, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। बाकी किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के हेड बने, और एएस राजीव सतर्कता आयुक्त बने थे, विजिलेंस कमिश्नर। फिर पूछ रहे अभी केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया? तो आंसर होगा 17 सितंबर को। क्यों 17 सितंबर को ही क्यों? तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी हैदराबाद 13 महीने तक निजाम शासन के अधीन रहा था। फिर हमने ऑपरेशन पोलो नाम से एक अभियान चलाया था, जिसके कारण 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद को निजाम के शासन से आज़ादी मिली थी। इसीलिए 17 सितंबर को हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये नया दिवस है, इसको ध्यान में रखना। जो नए दिवस आते जाए ना, उनको अलग से इंपॉर्टेंट मार्क करना। आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार जिसका नाम है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण किया? तो आंसर होगा यूके ने। तो ये यूके ने अपने पहले लेजर हथियार का परीक्षण किया, इसका नाम ड्रैगन फायर है। आपको याद होगा अभी डीआरडीओ ने भी अपने स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम दुर्गा 2 है। अच्छा, इजराइल की लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आयरन बीम है। आयरन बीम पद्धति काफी आपने सुना होगा। और यूके से आपको क्या याद आ रहा है? अभी 2023 में एआई सुरक्षा पर, एआई सेफ्टी पर एक सम्मेलन हुआ था यूके के ब्लेचले में, लेकिन अभी दूसरा भी हो चुका है 2024 में। चलो, आपके लिए ही ये प्रश्न आता है अब कि दूसरा वाला सम्मेलन इसका सबमिट कहाँ पे हुआ है। अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा। फिर पूछ रहे अभी किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट जिसका नाम है कैरोस, इसका प्रक्षेपण फेल हो गया? तो आंसर होगा जापान। एक्चुअली में जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस वन, जिसने अभी अपना पहला प्राइवेट रॉकेट काइरोस को लॉन्च किया था, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही उसमें विस्फोट हो गया
वो असफल हो गया। और ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूँ या इम्पोर्टेंट क्यों रखा मैंने इसे, क्योंकि जापान की किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार स्पेस में अपना रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन वो भी विफल हो गया। और इस प्राइवेट कंपनी का नाम स्पेस वन है, याद रखना। इसकी स्थापना 2018 में ही हुई थी। और पूछ ले कि इसने अभी कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था जो विफल हो गया, तो कैरोस इसका नाम है। अच्छा, कैरोस से मुझे एक उपन्यास याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा है क्या? अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला था कैरोस नाम के उपन्यास को, कैरोस नाम था उसका, जिसको आपको याद होगा माइकल हॉफमैन उसके ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे, जर्मनी की वो लेखिका थी। अब फंस गए आप, उस लेखिका का नाम ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं। चलो बताना उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है लेखिका का। बाकी जापान से आपको याद आएगा, चांद पर अभी सफल लैंडिंग करने वाला 5वां देश ये जापान ही बना था। अच्छा, वैसे चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी का जो लैंडर है उसका नाम क्या है? लैंडर का नाम ऑडिसियस है और कंपनी का नाम पूछोगे तो इंटूटिव है, अमेरिका की कंपनी है। साउथ पोल पे उतारा था इन्होंने, वैसे चांद के साउथ पोल पे उतरने वाले पहले देश हम हैं। जापान की अगर बात करते हैं तो करेंसी कैपिटल होती है टोक्यो, करेंसी होती है येन, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, संसद बोलते हैं डाइट। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया कि अपशिष्ट जल के प्रबंधन के मामले में यानी कि वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के मामले में हरियाणा टॉप पर है। सेकंड पे कर्नाटक है, तीसरे पे पंजाब है, चौथे पे राजस्थान है और सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़ को रखा है इन्होंने। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को हम मनाते हैं ये, तो कोई डे स्पेसिफिक नहीं है, मार्च के दूसरे गुरुवार को। तो इस बार हम देखेंगे ये हमने 14 मार्च को मनाया। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इतना सा याद रखो आप। अगला प्रश्न है सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? निधि छिब्बर का स्थान लिया है। और ये जो निधि छिब्बर है ना, आपको याद हो, इनको नीति आयोग में बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया था अभी। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव कुमार मित्तल का नाम अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक इनको बनाया गया है, तो इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। सीबीएसई की बात करें, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना होती है 1929 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसका ध्येय वाक्य होता है असमो मा सद्गमय, मतलब हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। बाकी देखो, अभी देवेंद्र झाझरिया की बात करें, इनका संबंध भाला फेंक से है। अभी भारतीय पैरालंपिक समिति के ये प्रेसिडेंट बने थे। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी थी और अनीश शाह फिक्की के अगले अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत 108वें स्थान पर है टोटल 193 देशों में से। और इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा है? डेनमार्क रहा है। इसको जारी किसने किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। यूएनडीपी के बारे में आपको आगे बताऊंगा, अगर आपको पता है तो मुझे बताएं कि इसका मुख्यालय कहां पर है। 89 नंबर के जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ था 2023-24 संस्करण का, इसका खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अब इसका फाइनल खेला गया था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। इस बार संस्करण याद रखना, एडिशन कौन सा है? 89। और इसको किसने जीता? मुंबई ने जीता। मुंबई का 42वां खिताब इन्होंने जीता है, मतलब 42 बार इन्होंने ये टाइटल जीत लिया है। इसमें उप विजेता इस बार रहा है विदर्भ। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे मुशीर खान, ये मुंबई के हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे तनुष कोटिया, ये मुंबई से है। तो सिंपल से याद रखेंगे, रणजी ट्रॉफी इस बार कौन सा संस्करण था? 89। किसने जीत लिया? मुंबई ने। किसे हराया? विदर्भ को। फिर पूछ रहे हैं देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भोपाल में। तो हमारे जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, अभी उन्होंने ही मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया है। तो ये जो टावर है ये 200 किलोमीटर दूर से बादलों को ट्रेस करने में सक्षम है, मतलब इससे 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग पता चल जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और आप कह सकते हो ये पूरे साउथ एशिया में अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। तो ध्यान रखना ये।
फिर पूछ रहे हैं अभी देश के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो अभी CDEC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्या नाम दिया गया इसे? सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च के लिए अहम रोल अदा करेगा। तो ये देश का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर है जिसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया, जो कि केरल की कैपिटल है। फिर पूछ रहे हैं अभी चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? 2 चुनाव आयुक्त नए बने थे ना, तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ये भारत के 2 नए चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर बन गए। वैसे चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो तो आप जानते ही हो कौन है, राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इनसे पहले जो थे वो अरुण गोयल थे और अनूप पांडे थे, ये उनकी जगह आए हैं क्योंकि एक ने इस्तीफा दे दिया था और एक रिटायर्ड हो गए थे। तो नए वाले याद रखने हैं हमें, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल आयु, जो भी पहले हो। कौन नियुक्त करता है? हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, चलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, और इसी दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछोगे तो सुकुमार सेन थे। पहली महिलाओं में कौन थी मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो आंसर होगा VS रमा देवी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखना। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन है। और भारत के नए लोकपाल अभी नए बने थे, AM खानविलकर इनका नाम है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है अपॉइंटमेंट्स में, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये 2022 का सूचकांक मत सोचना कि पुराना है, ये अभी लॉन्च हुआ है 2024 में ही। सारे मैं आपको 2024 के ही प्रश्न करवा रहा हूँ इसमें, है ना, और जो सारे इंपॉर्टेंट है वही लेकर के आ रहा हूँ। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा 134, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत 134 नंबर पर है। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और इसको भी किसने जारी किया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और अभी मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया था, जिसमें भारत 108वें स्थान पे था, उसमें टॉप पे डेनमार्क था। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि UNDP के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। तो स्थापना होती है 1965 में। हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा था न्यूयॉर्क होगा, और हेड है एकिम स्टेनर। फिर पूछ रहे हैं अभी कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? तो आंसर होगा 2023 में। तो 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का भी निधन हो गया। वे बिहार से थे और 2023 में उन्हें भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे आप कहते हो पद्मश्री, उससे सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम याद रखना। फिर पूछ रहे अभी दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है। इसका नाम क्या है? अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरफ्तली मस्जिद। और एक चाइनीज़ कंपनी है, उसी ने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया है। वैसे अगर आपसे पूछे ना कि अभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे बनी थी, तो आंसर होगा अल्जीरिया में, जिसका नाम जामा अल जाज़ीर है। और अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बना था? बेंगलुरु में। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो आंसर होगा चेरामन जुमा मस्जिद, जो आपको त्रिशूर केरल में मिलेगी। 629 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। आपको पता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा कई बार एग्जाम में आता है, ये राजस्थान के अजमेर में आपको मिलेगा। वैसे सऊदी अरब की कैपिटल रियाद होती है, करेंसी रियाल है। और अल नफूद मरुस्थल कई बार एग्जाम में आता है, ये कहाँ पर है? सऊदी अरब में ही है। और वैसे विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल भी यहीं पे, जिसे कहते हैं रब अल खाली मरुस्थल। ये जो सऊदी अरब है ना, इसकी खास बात क्या है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला ये एकमात्र देश है सऊदी अरब। अब आपके लिए एक प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा।
अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे दोस्त, भूल जाते हो आप लोग बार बार। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करना मेरे मित्र। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।